एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से। तो इसमें मैं जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा उसका सिर्फ समरी ही आपको बताऊँगा ताकि पूरा टॉपिक आप समझ सके अपनी ओर से, और उन पॉइंट में आपको गौर कराने की कोशिश करूँगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल देखने से पहले एक अनाउंसमेंट है। एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, और इन दोनों ही कोर्स में आपको प्री और मेंस के लिए मॉक टेस्ट दिया जाएगा। हर जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे के लिए आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी, और 1-to-1 मेंटरशिप के तहत आपका जितना भी डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। और जो भी पेपर हम आपको पढ़ाएंगे उसका कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। जो भी क्लासेस होंगी वो हाईली एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, और ये जो भी क्लासेस होंगी वो आपके लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एक्जिया एकेडमी नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन और अदर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है अबाउट ज्योतिबा फुले जी के बारे में, जो एक टॉल लीडर है सोशल रिफॉर्म को लेके। तो हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, तो उसमें हम जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उनके बारे में हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनालिटीज़ लाइक राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले जी की वाइफ सावित्री बाई फुले जी, फिर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो बहुत सारे हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं, इनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी सीधा सीधा कभी पर्सनालिटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एज वेल एज इन जनरल आपका सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट है उनमें कैसे डिफरेंट आपके प्रोमिनेंट लीडर ने कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर क्या सोशियो आपके रिलीजियस चैलेंजेस थे हमारे सोसाइटी में उसके बारे में भी आपको जानने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है मेंस के लिहाज से, और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जैसे ज्योतिबा फुले जी ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था, सत्यशोधक समाज बनाया था। फिर आपके राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्राह्मो समाज बनाया था 1828 में। फिर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया था 1875 में। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और जब मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तो भी आपको क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ इन्फॉर्मेशन भी डालना होता है। तो चलिए देखते हैं अबाउट फूले जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कैसे उन्होंने सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाया और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए, और सोसाइटी में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश रखी और कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके तहत क्या हुआ कि आपके अदर टॉल लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर जी। तो अभी बी आर अम्बेडकर जी क्या है ज्योतिबा फूले जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने भी सोशल रेवोल्यूशन लाया था टू एम्पावर आपके डिफरेंट जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके लिए। ओके, तो इसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो इसमें एक अच्छा सा आपका कोटेशन है, ट्रूथ इज़ नॉट टू बी फाउंड आउटसाइड, नो टीचर नो स्क्रिप्चर कैन गिव इट टू यू, इट इज़ विद इन यू। तो ज्योतिबा फुले जी ने काफ़ी मतलब टेंडर एज में ही चीज़ों को समझ लिया था, सोसाइटी का जो आपका रवैया है उसको समझ लिया था, और इसीलिए क्या किया उन्होंने सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई और चीज़ों को लॉजिकल तरीके से समझा और सोसाइटी को भी समझाने की कोशिश की।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज़ नॉट टू बी फाउंड आउटसाइड। सच्चाई को हम बाहर खोज नहीं सकते हैं, ना कोई टीचर हमें पढ़ा सकता है, ना किसी स्क्रिप्चर से हमें ये जान सकता है। इट इज़ विद इन यू। इट इज़ अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। आपको रियलाइज़ करना होगा जो भी चीज़ें आपके आसपास है, उससे आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन करना होगा, और तभी क्या है, आप बेटर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी में। तो अभी ज्योतिबा फुले जी के पहले भी बहुत सारे लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, लाखों लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, लेकिन लीडर के तौर पे उभरे ज्योतिबा फुले जी या फिर बी आर अम्बेडकर जी, और भी जो प्रोमिनेंट लीडर है उनका नाम आप ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी क्या हो जाता है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उनका क्या की कंट्रीब्यूशन रहा, फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन उनको माना जाता है। तो इन्हीं के जो चेष्टा थी, उसी के बाद क्या हुआ हमारे सोसाइटी में, आपके जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए आपकी जो चेष्टा होती है वो चालू हुई। इनको पायोनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन भी कहा जाता है। बट ध्यान रखिएगा, इनकी जो वाइफ थी ज्योतिबा फुले जी, उनका भी सॉरी सावित्रीबाई फुले जी, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पैरेलली है विथ ज्योतिबा फुले जी। ओके, तो ज्योतिबा फुले जी, उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले जी, जिनको फर्स्ट वुमेन टीचर भी कहा जाता है इन मॉडर्न टाइम्स। ओके, तो उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला था इन पुणे 1848। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। फिर कास्ट सिस्टम को एवोल्यूशन करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने दी। फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज का आपका फाउंडेशन किया गया बाय ज्योतिबा फुले जी एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले जी इन 1873। ओके, एंड सत्य शोधक समाज क्या है कि सत्य की खोज करनी है कि सच क्या है, क्या डिस्क्रिमिनेशन सच है, क्या कास्ट सिस्टम सच है, नहीं है। तो हम सब क्या है, ह्यूमन है, हमें एक दूसरे को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करना है, ना कि आपके जो पुराने रीति रिवाज है उसके तहत जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाना जाता है उसको मानना चाहिए। तो ही फॉट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट इक्वालिटी एंड अ फाउंडेशन ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो वो क्रिटिक रह चुके हैं मनुस्मृति के एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के, और एडवोकेट करते हैं रैशनैलिटी को, इक्वालिटी को एंड ह्यूमन डिग्निटी को। ओके, और ह्यूमन आइडेंटिटी को। तो इसमें अभी आप ध्यान दीजिएगा कि ज्योतिबा फुले जी ने आपके कहा है कि चीज़ों को हमें लॉजिकली, रैशनली और साइंटिफिकली सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हो, उसको हमें क्या करना है, लॉजिकली, रैशनली चीज़ों को समझना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके रिलीजन विदाउट साइंस इज सुपरस्टिशन, और ठीक उसी तरह साइंस विदाउट रिलीजन इज इनह्यूमैनिटी। तो इसीलिए क्या करना है, आपके रिलीजन को कंप्लीटली रिलीजन की तहत नहीं समझना है, उसको साइंटिफिकली समझना है, और साइंस को सिर्फ साइंस की तरह नहीं समझना है, उसमें एथिकलिटी, इट मीन्स आपका जो रिलीजन के प्रिंसिपल है उसको भी समझना है, ताकि साइंस हो या फिर रिलीजन हो, दोनों ही ह्यूमैनिटी के काम में आए, ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट में काम आए। सो वाई फुले जी मैटर्स टुडे। तो क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि आपके आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एफर्मेटिव एक्शन लिए गए हैं, तो उनमें आपके लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर, जो इंस्पायर्ड थे बाय ज्योतिबा फुले जी, तो उसी के लिए आप देख सकते हैं कि आज के समय पे जो भी अपलिफ्टमेंट की पॉलिसीज ली जा रही है, इनका कहीं ना कहीं जो जड़ है ज्योतिबा फुले जी से ही स्टार्ट हुआ है। और जो आज के समय पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन, की हर तबके को एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी लानी चाहिए, डिग्निटी इंश्योर करना चाहिए हर पर्सन का। तो अभी ये जो एक छोटा सा आपका पिक्टोरियल डिपिक्शन है, इसी में आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को संजो दिया गया है। और आप जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आपको जो आइडिया है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी का कंट्रीब्यूशन
including other tall leaders like B.R. Ambedkar, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और आपके राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी डिफरेंट जो हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उनको कनेक्ट करना है। ओके, और इसमें बताने का इतना ही है, तो इसको एक बार आप पढ़िएगा। बाकी इसमें जो की टर्म्स है उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सबऑल्टर्न क्या होते हैं, जो मार्जिनलाइज ऑप्रेस पीपल होता है उनको ही सबऑल्टर्न कहा जाता है। ओके, फिर डेइज्म क्या होता है, डेइज्म होता है कि आपको आस्तिक बनना है, लेकिन लॉजिकल आस्तिक बनना है। आपको अंधभक्त या फिर सुपरस्टिशियस बिलीवर नहीं बनना है। रैशनल थेइज्म के बारे में कहता है कि आपके धर्म में जो बातें लिखी गई हैं वो सभी बातें आपको आंख बंद करके नहीं पालन करनी है। धर्म क्या करता है, हमें सच बोलना सिखाता है, अच्छा इंसान बनाना सिखाता है, लेकिन क्या है, धर्म की जो प्रिंसिपल है वो हज़ारों साल पहले लिखी गई है। तो उसमें सभी प्रिंसिपल को तो चैलेंज नहीं करना है। जो प्रिंसिपल आज के समय पे इनइक्वालिटी को दर्शाती है, अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट को बतलाती है, तो उनको क्या करना है, नहीं मानना है, उनको लॉजिकली चैलेंज करना है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950s में एनफोर्स किया 26 जनवरी को, लेकिन आज भी हम उसमें रिफॉर्म लाते हैं ना, अंडर आर्टिकल 368 अमेंड करते हैं, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सत्य धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, सत्य की खोज है, रिलीजन बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो धर्म हमेशा किसको दर्शाता है, जितने भी धर्म है आप देख सकते हैं उसमें ट्रूथ के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस किया गया है। ये तो बाद में आपके डिफरेंट जो इंटरप्रेटर्स है उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, सोसाइटी में डिवीजन को चालू किया। धर्म इटसेल्फ ये नहीं कहता है कि इनइक्वालिटी करनी चाहिए, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, धर्म हमेशा ह्यूमैनिटी के बारे में कहता है। फिर सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इंटरसेक्शनलिटी क्या है, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट आरटीआई एक्ट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर, सेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। तो इसमें अभी मुद्दा क्या है, तो इसमें आपको 3 एंगल से चीज़ों को समझना होगा। एक तो आरटीआई एक्ट 2005 में जिसको इनैक्ट किया गया। सेकेंडली आपको समझना होगा 2017 का पुट्टास्वामी जजमेंट जिसमें राइट टू प्राइवेसी को दिया गया, और 2023 का जो लॉ है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन तीनों को सिंक करके ये आर्टिकल आया है। तो अभी क्या है, राइट टू जो इंफॉर्मेशन है वो हमें जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो देता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है पब्लिक लाइफ में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अभी क्या है, आपका 2017 का जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट है वो कहता है कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का वो भी कहता है कि जो पर्सनल डेटा है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अभी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को आरटीआई के साथ अलाइंड करने के लिए आरटीआई में सुधार या फिर अमेंड लाने जा रही है बाय गवर्नमेंट। तो अभी इसमें अपोजिशन ये दर्शा रहा है कि जो आरटीआई में ऑलरेडी एक सेक्शन 8 है जिसमें आपके जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए प्रोटेक्शन है, तो फिर क्यों आरटीआई में सुधार लानी है। अगर आरटीआई में सुधार लाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो आपका क्लॉज है उसमें अगर रिफॉर्म कर दिया जाए तो ये गवर्नमेंट को आउटराइट पावर देगा कि गवर्नमेंट किसी भी प्रिटेक्स्ट में क्या करेगी, किसी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरह रिवील नहीं करेगी, और ये क्या करेगा, जो डेमोक्रेसी का वैल्यू होता है ट्रांसपेरेंसी उसको डाइल्यूट करेगा, डेमोक्रेसी का जो वैल्यू होता है अकाउंटेबिलिटी उसको डाइल्यूट करेगा। तो ये उसी के संदर्भ में डिस्कस करता है। तो अभी इसमें क्या है, आपको ये आर्टिकल मेंस में आपको पूछा जा सकता है तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंसी को बतलाता है, जिसमें आपका पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन के बारे में भी मेंशन किया है।
दूसरी ओर जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है 2017 का पुट्टास्वामी, वो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। और जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि क्या हर इन्फॉर्मेशन को, हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? कल अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रही तो गवर्नमेंट कल उसको भी डिनाई कर सकती है। तो यही मुद्दा इसमें आया है जो क्वेश्चन में बन सकता है। ओके, तो आरटीआई सेक्शन 8 जो अभी बताया, फिर आपका सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J जो डिनाई करता है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसी को सुधार करने के बारे में कहा गया है। लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। अभी इसको डिलीटेशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, टू सब्सटेंशिएट दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। और ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है ये इन अलाइन विथ पुट्टास्वामी जजमेंट है। तो अभी क्लैश किस में है? आरटीआई एक्ट में और आपका ये दो, एक जजमेंट और ये डीपी एक्ट में। तो ये चीज़ें आपको बारीकी से कवर करनी होंगी अपने पढ़ाई में। ओके, और इसके ऊपर एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया है जो आप लिख सकते हैं। प्लस ये जो भी इंफॉर्मेशन है सेक्शन 8 क्या है। ओके, फिर डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट कब आपका इनेक्ट किया गया, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट रह सकती है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका एक मॉडल क्वेश्चन दिया गया है जो लगभग 250 वर्ड में है, जो 15 मार्क्स में के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, द इशू विथ डिलिमिटेशंस पॉपुलेशन बेस्ड प्रोसेस। तो अभी जो डिलिमिटेशन है उसको लेके लगभग हमने 20-30 के ऊपर ही आर्टिकल डिस्कस किया है। तो फिर से ये आर्टिकल आया तो इसको हमने इंक्लूड किया ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो अभी इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या फिर प्रोविजन है डिलिमिटेशन को लेके? तो आर्टिकल 82 के तहत लोकसभा सीट के लिए डिलिमिटेशन होना है और 170 के तहत विधानसभा सीटों के लिए आपका डिलिमिटेशन होना है आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा आर्टिकल में मेंशन है। लेकिन आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 और 84th अमेंडमेंट 2001 के तहत इसको क्या किया गया, डिफ़र किया गया है कि फ्यूचर मतलब आपका हर सेंसस में डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो 42nd अमेंडमेंट में ये आपका 2001 तक डिफ़र किया था और 84th अमेंडमेंट में इसको डिफ़र किया गया या फिर फ्रोज किया गया टिल 2026। तो अभी 2026 आने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए क्या है, ये डिस्कशन में है कि डिलिमिटेशन 2026 के बाद होना है या नहीं होना है। अगर होता है तो उसमें क्या है, अभी डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे सीट बढ़ेंगी और जहाँ पॉपुलेशन कमी है वहाँ पे सीट घटेंगी। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो साउथ के स्टेट है वो घबरा रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो इससे उनका पॉलिटिकल क्लॉट घटेगा, क्योंकि साउथ के स्टेट ने जो डेमोग्राफिक कंट्रोल है उसको किया है। इसीलिए क्या है, उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 1.5 के लगभग है और नॉर्थ का आपका 2.5 के लगभग है। तो नॉर्थ को सीटें ज़्यादा मिलेंगी। तो इससे क्या है, जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका जो एक रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो इसी को लेके क्या है, साउथ की जो स्टेट है वो चिंता जता रही है कि उनका जो एक पॉलिटिकल क्लॉट है पार्लियामेंट में वो घट जाएगा और नॉर्थ को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। और जबकि आपके जो साउथ के स्टेट है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे आपके पॉलिसीज़ के तहत जो डेमोग्राफिक अपसर्ज है उसको कंट्रोल किया है। तो इसके लिए उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए या फिर रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, ना कि पनिश किया जाना चाहिए। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है और डिफरेंट सजेशन भी देता है, लाइक जैसे कि आपके सिर्फ पॉपुलेशन ही बेस नहीं होना चाहिए डिलिमिटेशन का। एक स्टेट कितना ग्रोथ कर रही है, कितना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिखा रही है, वो भी एक बेस होना चाहिए। और एक सजेशन ये भी है कि आपका लोकसभा का सीट को फ्रीज ही रखा जाए, बाकी जो स्टेट असेंबलीज है उनके सीट को बढ़ा दिया जाए ताकि जो प्रॉब्लम है उसको फॉर द टाइम बिंग टेकल किया जा सके जब तक कुछ इनोवेटिव आइडिया नहीं आ जाता है। तो इसमें साउदर्न स्टेट का जो भी TFR बताया था 1.5 के लगभग, तो 1.6 है और इसके 2.5 के लगभग बताया था तो 2.7 है।
तो ये सभी चीज़ें आप एक बार कवर कीजिएगा। ओके, तो डिलिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेंगी आने वाले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस में, और प्लस प्रीलिम्स में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ड्रॉप द पीस मिल वेज टू सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। तो अभी सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स होता क्या है? तो देखिए, हमारे देश में जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से आपके 90% वर्कर्स इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब उनको पेपर में हायर नहीं किया गया है, कोई उनके साथ डील नहीं हुआ है कि कंपनी उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। तो अभी जब वर्कर को सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी होता क्या है आपका, कि वर्कर का इंश्योरेंस रहना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहना, डेथ इंश्योरेंस रहना, फिर आपका प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न रहना, या फिर अदर जो बेनिफिट होती है उनको रखना। तो सोशल सिक्योरिटी जब प्रोवाइड नहीं किया जाता है वर्कर को, तो उसमें तब क्या होता है, जो वर्कर है उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो इनोवेटिवनेस है वो घटता है। और एक जो मार्केट में कंज्यूमर लोग जो डिमांड करते हैं वो डिमांड भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो वेजेस दिया जाता है वो भी आपके लिविंग वेजेस से कम होता है, बस उनके गुज़र बसर के लिए ही होता है। तो इससे क्या है, मार्केट में डिमांड भी जनरेट नहीं होता है। अगर 90% वर्कर्स इनफॉर्मल है, उनके सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कमाई अच्छी नहीं है, तो वो कैसे डिमांड जनरेट करेंगे? और अगर डिमांड जनरेट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगा? तो इसीलिए क्या करना है, ये जो आपका एक प्रॉब्लम है, ओके, जो लगातार परसिस्टेंट है सिंस इंडिपेंडेंस, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर आप देखें जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता था वर्कर को। लेकिन आज के समय पे ये समय की मांग है कि देश को अगर ग्रोथ करवाना है और विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हम वर्कर्स का इंटरेस्ट को स्टेक पे नहीं रख सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको सोशल सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ इंतज़ाम किया है या नहीं? तो गवर्नमेंट को मैंडेट है अंडर पार्ट 4 डीपीएसपी। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 43 कहता है आपका लिविंग वेज को प्रोवाइड करने के बारे में। तो इसीलिए अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनको आपका वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के लिए क्या है, आप अभी देख सकते हैं जो आपका लेबर लॉ है या फिर जो लेबर का सब्जेक्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट में अंडर 7 शेड्यूल। तो जब कंकरेंट लिस्ट में है इसका मतलब कि आपका सेंटर और स्टेट को सिंक में रह के जो वर्कर है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, उनका सोशल सिक्योरिटी उनको देना होगा। तो इसीलिए क्या है, आपके जो भी पुराने आपके डिफरेंट लॉज थे उनको क्लब कर दिया गया था। तो 9 सेंट्रल जो लेबर लॉ थी उनको क्लब कर दिया गया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इन 2020। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी भी क्या है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लैक्स क्लियरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ा एम्बिग्यूटी सा है, अस्पष्टता है डेफिनेशन ऑफ वर्कर में। अभी बहुत सारे डेफिनेशन है, गीग वर्कर एक डिफरेंट आपको डेफिनेशन इसका होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर। तो गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर इस सिनोनिम की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर में वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, तो इन सभी का अभी क्या करना है, इनको क्लब कर देना है कि ये जो भी है इनको एक हेडिंग में रखना है, इनफॉर्मल वर्कर। तभी क्या किया जा सकता है, गीग वर्कर हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर हो, सभी को सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फैमिली पेंशन, ये सब प्रोवाइड की जा सकेंगी। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आप और ये जो क्वेश्चन है इसको भी अपनी ओर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी प्रीलिम्स पास है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, अगर आप सकते हैं तो दिन में 1-2 क्वेश्चन तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन जो है वो मेंस के स्कोर पे डिपेंड रहता है। तो इसीलिए क्या है, मेंस का प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड अभी तो ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चंस आप अगर बन सके तो लिखिए। बाकी आप PYQ सॉल्व कीजिए, सी सेट को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपका जो यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस का प्री है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है
आर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स इफेक्टिव इन कम्बैटिंग जुडिशियल करप्शन। तो जो जुडिशियल करप्शंस के एलिगेशंस है, जो केसेस सामने आ रही है, बहुत सारा कैश बरामद होने के बाद आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जो लॉयर थे जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको अभी रिपैट्रिएट कर दिया गया है, इनके जो पहले कोर्ट थे इलाहाबाद में। ओके, तो अभी इनको रेस्टोरेंट में भी रखा गया है, कोई काम नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल अभी ये है कि जो जुडिशरी है उसमें जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उनको कैसे टेकल किया जाए। क्या जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है वो इफ़ेक्टिव है टू कॉम्बैट जुडिशियल करप्शन। तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म अभी देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है वो जुडिशरी के इम्पीचमेंट को आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में बतलाता है। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम है, डिफ़िकल्ट है। जैसे पहला तो आपका क्या है कि दोनों हाउस में पहले लोकसभा में एक मोशन पास करना पड़ेगा विथ सपोर्ट ऑफ 100 एमपी, राज्यसभा में विथ सपोर्ट ऑफ 50 एमपी। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेंगी जिसमें जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे। उसके बाद जाके क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस पास होता है बाय पार्लियामेंट, तब क्या किया जा सकता है, जो आपके जिस जस्टिस साहब के अगेंस्ट एलिगेशन है उनको प्रूव करके आपका उनको निकाला जा सकता है। लेकिन अभी जो प्रोसीजर है वो अपने आप में क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही लंबा है। तो इससे क्या होता है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, करप्शन के एलिगेशंस है, उनमें क्या नहीं किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं किया जा सकता है, ताकि उनको आपका जस्ट अ मिनट कि उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सके। तो वही चीज़ें इसमें चर्चा की गई है। और क्या की आपके वीकनेसेस है जुडिशरी में, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखा जाता है। फिर आपका जो इन हाउस प्रोसीजर होता है हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, तो इसीलिए लैक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपके एलिगेशन लगा जस्टिस साहब के अगेंस्ट, उसमें इन हाउस आपके इंक्वायरी चल रही है। नेक्स्ट आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसके तहत आपका जस्टिस जज को अपॉइंट किया जाता है, उसमें भी सीक्रेसी, ओपेसिटी और पोटेंशियल नेपोटिज्म का भी एलिगेशन लगता रहता है। फिर जो इम्पीचमेंट है वो पॉलिटिकली अनवायबल है, तो अभी देखा कि कितना कम्बरसम प्रोसेस है। फिर जो एक्शन है उसमें भी डिले देखा जाता है। फिर आपका जो विसल ब्लोअर होते हैं विद इन दी जुडिशरी, जो करप्शन को अनअर्थ करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो एलिज करप्शन के केसेस है वो कभी आपके अच्छी तरीके से प्रूव ही नहीं हो पाते हैं। और जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअसली बना हुआ है, जो क्या करता है, पीपल का जो ट्रस्ट है जुडिशरी के ऊपर उसको इरोड करता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी ये जो भी आर्टिकल है ये ज़रूरी रहेंगे। क्या प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, कौन से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है पास्ट में, तो इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस में आने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। और इसी के साथ जो एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, उसको भी रिवाइव करने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी एनजेएसी के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगले आर्टिकल से पहले ये आप जो एक मॉडल क्वेश्चन है इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब नहीं भी लिखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर का फॉर्मेट है उसको समझना ज़रूरी रहता है, ताकि आप एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए 150 वर्ड्स में आसानी से आंसर कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ग्लोबल ऑर्डर इज़ डिसरप्टेड बाय ट्रेड वेपनाइजेशन। तो राजनाथ सिंह ने ये कही है कि जो आज के समय पे ट्रेड डिसरप्शन चल रहा है, अर्थात आपका जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको डिसरप्ट किया जा रहा है बाय ट्रेड वेपनाइजेशन। ट्रेड को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बाय वन नेशन
अगेंस्ट अदर नेशन। तो इसमें ये जो आर्टिकल है, इसमें आपका ग्लोबल ऑर्डर के डिसरप्शन में ट्रेड के अलावा भी और डिफरेंट जो वारफेयर के टेक्निक्स है वो कैसे आज के समय पे चेंज हो गए हैं, उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। जैसे मल्टी डोमेन वारफेयर टेक्निक्स ये यूज़ किए जा रहे हैं। ट्रेडिशनली जो वार है लैंड में, सी में, एयर में लड़ा जाता है। नाउ इंक्लूड्स साइबर स्पेस, ओके, साइबर वार, इंफॉर्मेशन वार, कॉग्निटिव वार, अंडर सी वार। तो ये नए अभी क्या है डोमेन ऑफ वारफेयर आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपका क्या है, एआई, फिर जो ऑटोनोमस सिस्टम है उनको इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट में है, इनको भी इन फ्यूचर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है हर नेशन को, तो स्पेशली इसमें हम इंडिया का केस देखेंगे कि इंडिया को क्या करना है, स्ट्रांग बनना है स्पेशली ट्रेड के सेक्टर में, ताकि अगर कोई देश ट्रेड को वेपन की तरह इस्तेमाल करे, फॉर एग्जांपल यूएस का जो यूनिलैटरल एक्शन है, तो उस वेपनाइजेशन को हम काउंटर कर सके बाय डाइवर्सिफाइंग आवर ट्रेड विथ डिफरेंट रीजन, विथ डिफरेंट नेशंस, ताकि कोई अगर इसको वेपन की तरह इस्तेमाल भी करे तो हम अपना जो ट्रेड है उसको डिफरेंट नेशन के साथ कर सके और उससे हमें ट्रेड में नुकसान ना हो, इकोनॉमी में नुकसान ना हो और हमारा ग्रोथ बरकरार रहे। और उसी के साथ ये आर्टिकल फोकस करता है कि इंडिया को जो अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ानी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एआई में, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, क्वांटम में, ब्लॉकचेन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना ज़रूरी रहेगा, ताकि इन फ्यूचर हम क्या कर सके, वार का जो सिनेरियो होगा मल्टी डोमेन में उसको हम टेकल कर सके, उसको काउंटर कर सके, उसके अगेंस्ट हम डेटरेंस को ला सके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इस आर्टिकल से क्या है, ओवरऑल डिफेंस को लेके, फिर आपके कैसे ट्रेड वेपनाइजेशन के ज़रिए ग्लोबल लेवल में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन अगेन आपका मल्टी डोमेन वारफेयर के बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया कैसे अपना कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंटनेस एंड मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन इन मॉडर्न वारफेयर, व्हाट स्टेप्स हैज़ इंडिया टेकन टू रियलाइज दिस गोल। तो क्या स्टेप हमने लिया है और क्या हमें लेना होगा, ओके तो उसको जानना ज़रूरी रहेगा। तो कौन से एरिया में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है उसके बारे में भी मेंशन किया है। तो इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है, स्टार्टअप, एआई लैब, सिविल मिलिट्री सिनर्जी लानी है, वार फाइटर्स सेंट्रिक ट्रेनिंग हमें बढ़ानी है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करना है विथ डिफरेंट रीजन, विथ डिफरेंट नेशन, प्राइवेट सेक्टर का जो डिफेंस पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन में रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है, फिर थिएटर कमांड को रिस्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। तो ये आपके क्या है पॉसिबल पॉइंट्स है जिसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर एड्रेसेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। तो अभी पूरा मुद्दा क्या है कि आपका जो गवर्नर का पार्टीजन रोल है, स्पेशली कहाँ, जहाँ ओपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, जिनका पॉलिसी अलाइंड नहीं होता है विथ रूलिंग पार्टी एट सेंटर। तो उससे क्या होता है, गवर्नर जो है, गवर्नर साहब जो है वो हमेशा ही जो आपके आर्टिकल 200 है उसका आपका मिसयूज़ करते हुए दिखते हैं। तो उसी को लेके आपके डिफरेंट जो ओपोजिशन रूल स्टेट है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, पंजाब, देन आपका तमिलनाडु, केरला, ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है अगेंस्ट गवर्नर कि गवर्नर क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके जो पास किए हुए बिल है उनको पास नहीं करती है और इनडेफिनेट टाइम के लिए उनको डिले करती रहती है। तो अभी आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर साहब के पास जब बिल आता है तो उनके पास चार ऑप्शन रहता है, या तो वो बिल में एसेंट दे, सिग्नेचर दे और उसको लॉ में तब्दील करें। दूसरा है कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। और
या फिर वो जो एसेंट है उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, और जो बिल है उसको रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो अभी इसमें क्या है कि ये जो आर्टिकल 200 है ये समय सीमा नहीं बांधता है कि कितने समय तक आपका गवर्नर साहब बिना एसेंट के बिल को रख सकते हैं या फिर रिजर्व कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपके डेडलॉक है, जो आपके अनक्लियरिटी है, उसको क्लियर तरीके से रिसेंट जजमेंट में बतलाया है जो 8 अप्रैल में आया था। तो उसमें कहा गया है कि एक समय सीमा बांध दी गई है, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर गवर्नर साहब को बिल के ऊपर एक्ट करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो उसमें फिर से जुडिशियल इंटरवेंशन देखा जाएगा। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी क्या है, ये जो पूरा जजमेंट है इसके वजह से क्या है, ये टॉपिक आने वाले मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एंड अगेन प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जजमेंट को पूछ लिया जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, फिर आर्टिकल 200 के बारे में पूछ लिया जा सकता है, और ये भी स्टेटमेंट में दे दिया जा सकता है कि 3 महीना समय मेंशन किया गया है आर्टिकल में, आर्टिकल 200 में, जबकि नहीं किया गया है। ये मेंशन किया गया है बाय आपके जो रिसेंट जजमेंट है उसमें, TN तमिलनाडु गवर्नर केस में जो जजमेंट आया उसमें 3 महीने का जिक्र किया गया है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 महीने या फिर किसी समय का जिक्र नहीं है। बस ये लिखा गया है कि जितना अर्ली पॉसिबल हो सके गवर्नर साहब को बिल के ऊपर एक्ट करना है। ओके। और इसी के साथ और एक आपका डिस्क्वालिफिकेशन केस को लेके भी जजमेंट आया है, जो 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था 1985, मुझे जितना ध्यान है 52nd अमेंडमेंट में, कि डिफेक्शन केसेस को किसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, बाय द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंटर में हुआ तो बाय लोकसभा। तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन को कितने दिनों में डिक्लेयर करना है बाय द स्पीकर, उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है, तो उसमें भी समय सीमा बांध दी गई है बाय सुप्रीम कोर्ट की 3 महीने के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा है उसको सॉल्व करना है बाय द स्पीकर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या फिर लोकसभा के हो। और ध्यान में रखिएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के जो केस है उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन वंस स्पीकर डिसाइड्स, तो स्पीकर साहब जब डिसाइड कर लेंगे उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा तो। ओके। तो इसके ऊपर भी क्या है, जो प्रोविज़न है उसको पूछा जा सकता है। अगेन इसमें एक मॉडल क्वेश्चन दिया है मेंस के लिए, और ध्यान रखिएगा मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो प्री के लिए भी प्रिपरेशन हो जाता है, बट प्री के पहले हमें बस क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देखना होता है, CSET को प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन पूरा मेंस को नहीं छोड़ना होता है। ओके। जो भी चीज़ें हैं आप होलिस्टिकली कवर करिए, नहीं तो मेंस में दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट राइट टू फ्री स्पीच के बारे में। तो अभी जो रीसेंट आपके रेस्पॉन्स देखे गए, जो सटायर है, तो गवर्नमेंट का जो रुख है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कि जैसे आप देख सकते हैं जो कुणाल कामरा जी के ऊपर डिफरेंट एक्शंस लिए गए हैं, या फिर रणबीर अहलावालिया जी के ऊपर जो डिफरेंट एक्शंस लिए गए हैं, तो वो एक्शंस कितने दूर जस्टिफाई है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और ये आर्टिकल सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A को, जो बतलाता है अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, और क्रिटिसाइज करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 को, जिसमें आपके पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी के नाम पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कर्टेलमेंट लाया जाता है। तो इसमें ये आर्टिकल बात करता है कि जिस सोसाइटी में सटायर को प्रमोट किया जाता है, ओके, व्यंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आपके सोसाइटी में या फिर पॉलिटी में जो भी आपके लेक्यूनस है, जो भी इविल एलिमेंट है, उसको हम हटा सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो सटायर को इसीलिए क्या करना है, लोगों को एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट को इसको एक्सेप्ट करना है और सुधार लानी है, ना कि इसको दबाना है। अगर फ्री स्पीच को हम दबाते हैं, जो सटायर के ज़रिए किया जाता है, तो उससे क्या है, एक आपका जो डेमोक्रेसी का वैल्यू होता है वो इरोड होता है, और ये सिविलाइज सोसाइटी की निशानी नहीं है। तो सिविलाइज सोसाइटी, प्रोग्रेस सोसाइटी के लिए आपकी क्या है, जो सटायर है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जो हम बाकी डेमोक्रेसीज़ में देखते हैं, जैसे यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ में हो या फिर अमेरिकन डेमोक्रेसीज़ में हो या फिर आपके न्यूजीलैंड में हो। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ओवरऑल आपका आर्टिकल 19 इम्पॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, फ्री स्पीच हो या फिर सटायर हो, इनको लिंक करके क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, और ओवरऑल जो भी डिफरेंट प्रोविजंस है उसको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग आपके आरबीआई डीड इट्स बिट। तो अभी आरबीआई क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है। क्यों? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। तो आरबीआई, इसीलिए आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसको टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन को सीपीआई इंडेक्स 2 to 6% के अंदर रखें और ग्रोथ को अचीव करने में लिक्विडिटी का जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में उसको एंश्योर करे। तो अभी आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी के तहत जो मॉनिटरी ईजिंग है उसको लाया है बाय रिड्यूसिंग रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो अभी इसमें क्या है, आरबीआई अगर लोन को चीप अवेलेबल करवाती है मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंज्यूमर, तो इससे इकोनॉमी में ग्रोथ, सिर्फ इसी से इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जिसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन लेती है, गवर्नमेंट। कैसे लेती है, थ्रू बजट। तो फिस्कल पॉलिसी के तहत भी जो गवर्नमेंट को जो करना है, अभी क्या करना है कि गवर्नमेंट को डीरेगुलेशन लाने ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है ताकि कनेक्टिविटी बेटर हो। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि एक एरिया में अभी बैंक है, उस बैंक से फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी आपका रेपो रेट घटने की वजह से लोन चीप अवेलेबल होगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेंगी और ओवर रेगुलेशन रहेगा बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, आपका गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के तहत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो आपके एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। तो आरबीआई अपना काम कर रही है और इन फ्यूचर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और 100 बेसिस पॉइंट जो है वो रेपो रेट घट सकता है, मतलब आपके लगभग रेपो रेट 5% में आ सकता है। लेकिन अभी करना क्या है, जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें चेंजेस लानी ज़रूरी रहेंगी, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें ओवरऑल आपको मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रोथ के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी का कन्वर्जेंस होना कैसे ज़रूरी है। एक पॉलिसी दूसरे पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दोनों ही जब कन्वर्ज करेंगी तभी ग्रोथ पॉसिबल रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और प्रोबेबली ये लास्ट आर्टिकल भी है। ओके, तो ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक बाय आवर स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स। तो अभी क्या है, अगर देश को देश का इकोनॉमी को अगर रेवोल्यूशनाइज करना है तो उसके लिए डीप टेक में रेवोल्यूशन लाना होगा। तो अभी डीप टेक का अब रेवोल्यूशन देख सकते हैं ऑन द वे है डिफरेंट नेशन में, वो चाहे अमेरिका में हो, चाइना में हो। तो इंडिया भी उसमें अपना जो कोशिश है वो कर रहा है, लेकिन जो कोशिश है वो डिज़ायर्ड लेवल से कम है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अपना जो पेस है उसको फास्टन करना होगा ताकि हम डीप टेक में सोवरेनिटी हासिल कर सके और अपना सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, वो चाहे सिक्योरिटी में हो, इकोनॉमी में हो, सोसाइटी में हो, इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इसीलिए क्या करना है, जो स्टार्टअप है उनको एक एनाबलिंग क्लाइमेट प्रोवाइड करना है बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, बाय एजुकेशन रिफॉर्म, बाय रिस्क टेकिंग कल्चर के ज़रिए। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें क्या है, एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जा सकता है कि आपके डीप टेक क्या है। तो जो एआई है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो ये सभी क्या है, आपकी डीप टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, ये सभी की जा सकती है।
तो इसीलिए क्या करना है, इंडिया को इन सभी दिशाओं में ध्यान देना है और उसके लिए स्टार्टअप्स का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है और उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहेगा, वही ये आर्टिकल दर्शाता है। तो इसीलिए अभी क्या है, ये आर्टिकल मेंस में सीधा सीधा डीप टेक के डेवलपमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपके डीप टेक को लेके क्या क्या चैलेंजेस है वो पूछ सकता है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके इंडिया में एक चैलेंज है, स्किल को लेके एक चैलेंज है, R&D को लेके एक चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट को लेके एक चैलेंज है। तो उन चैलेंजेस को टेकल करना होगा। फिर ग्लोबल लेवल में देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है बाय डिफरेंट नेशंस लाइक चाइना, लाइक USA, तो उनको वो भी एक चैलेंज है। तो इसीलिए क्या करना है, इंडिया को फोकस करना है ताकि हम डीप टेक में सेल्फ रिलायंस हासिल कर सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें अप्रोच कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई सजेशन रहता है तो वो भी आप बताइए। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।